बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, हमने कल जो है मिलर सूचकांक और दो समांतर जो जालक तल है उन जालक तलों के मध्य अंतराल, उन जालक तलों के मध्य की जो डिस्टेंस है उस पर हमने कल चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक पर। आज का टॉपिक करने से पहले मैं आप लोगों को जो है रिकॉल कराना चाहूँगा कि कल हमने एक मिलर सूचकांक से रिलेटेड आप लोगों को जो है एक न्यूमेरिकल प्रोवाइड किया था और उसके मिलर सूचकांक आप लोगों को फाइंड आउट करने थे। उसके निर्देशांक इस तरह से थे इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी के रूप में। तो इस निर्देशांक के हमें मिलर सूचकांक फाइंड आउट करने थे। तो सबसे पहले इसको जो है हम इन निर्देशांकों का यूज करते हुए इन निर्देशांकों का व्युत्क्रम लेते हैं। तो व्युत्क्रम लेंगे तो 1/0 1/1 और 1/0 की फॉर्म में आता है। यदि 0 और 1 इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा इनका 1 और 1 को जब आप इनके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे इनका ये तो हमने इन जनरल फॉर्म में रखा। ये आपके पास निर्देशांक है, निर्देशांकों का हम व्युत्क्रम करते हैं। निर्देशांकों का जब हम व्युत्क्रम लेंगे तो ये व्युत्क्रम बनेगा आपके पास व्युत्क्रम जो बनेगा 0 1 1 और 0/1, ये इनका व्युत्क्रम बनेगा। अब इसके बाद हम हरों का जो हर है इसके उन हरों का एलसीएम देंगे और एलसीएम को जो है तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास जो मिलर सूचकांक होंगे इसके मिलर सूचकांक हमें जो फाइंड आउट होंगे वो होंगे 0, 1, 0 के रूप में। यह आपके कल के क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सरल घनीय क्रिस्टल संरचना। उस पर हम चर्चा करेंगे। सरल घनीय क्रिस्टल संरचना पर हम आगे बात करने वाले हैं। तो सरल घनीय, जिसको हम घनीय घन जो आप देखते हैं 6 फलक वाला घन होता है, उस की क्रिस्टल संरचना पर हम बात करेंगे। सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में जो कोने होते हैं उन पर अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं और यदि दो घनों को या ज़्यादा घनों को एक दूसरे के साथ संपर्कित किया जाए तो उनके जो कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे। तो सबसे पहले हम इन संरचनाओं की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो व्यवस्था के संबंध में हम सबसे पहले सीखेंगे समन्वय संख्या। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सरल घनीय क्रिस्टल संरचना। सरल घनीय क्रिस्टल संरचना और इसमें सबसे फर्स्ट हम सीखेंगे समन्वय संख्या फाइंड आउट करना कि उनकी समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे।
सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ, सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में किसी परमाणु के चारों तरफ स्थित निकटतम परमाणुओं की संख्या, सरल घनीय संरचना में उपस्थित किसी परमाणु के निकट स्थित सभी परमाणुओं की संख्या उस परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। यहाँ हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं सरल घनीय क्रिस्टल संरचना में, और सरल घनीय क्रिस्टल संरचना की जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 6। सरल घनीय क्रिस्टल संरचना की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 होगी। वो कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सरल घनीय क्रिस्टल संरचना की समन्वय संख्या बराबर होती है 6 होगी। वो कैसे होगी उसे हम जानते हैं। तो देखिए 3D में आपको मैं 2 व्यूज दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से एक कॉर्नर पे एक परमाणु उपस्थित है। इसी घनीय संरचना में कॉर्नर पे इस तरह से एक परमाणु स्थित है और इससे स्पर्श करते हुए ये अन्य 3 परमाणुओं को स्पर्श करेगा। उसी घन के 3 परमाणुओं को क्या करेगा? ये स्पर्श करता है। तो वो परमाणु कैसे होंगे? इस तरह से होंगे। एक तो यहाँ इस तरह से, दूसरा इस तरफ और तीसरा इस तरफ। तो 3 परमाणु तो उसी क्रिस्टल के हो गए। बाकी जो 3 हैं वो अन्य दूसरे घन के, इससे जो संपर्कित जो घन है उसके परमाणु होंगे। तो 3 तो यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसको लें तो ये 3 और 3 दूसरे घन के। तो इस प्रकार जो है एक जो जालक परमाणु है वो अन्य 6 जो परमाणु है उसके साथ संपर्कित रहता है, निकट स्थित होता है। इस प्रकार से जो है सरल घनीय संरचना की जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी? 6 के रूप में रहती है। और इसको हम देखते भी हैं। कैसे देखेंगे? देखिए तो देखो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोग। इस तरह से हम स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। आप लोग ध्यान से देखें। तो ये इस तरह से एक जो जालक परमाणु है वो अन्य के निकट स्थित परमाणु को स्पर्श करता है।
इसका जो स्ट्रक्चर है आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। कि एक जो जालक परमाणु है वो 6 अन्य परमाणुओं के साथ संपर्कित होता है, निकट स्थित होता है। तो यहाँ देखें तो यदि इस जालक परमाणु की बात करें तो ये 1 2 3 तो इसके और 3 ही जो है अन्य जो दूसरे परमाणु हैं उनके साथ संपर्कित होगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 6। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि समन्वय संख्या क्या होती है। तो सरल घनीय जालकों में जो समन्वय संख्या है, एक परमाणु के निकट स्थित जितने अन्य परमाणु होंगे उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। तो सरल घनीय के लिए जो समन्वय संख्या होगी वो होगी 6। इसके बाद हम बात करते हैं जालक नियतांक की। तो नंबर 2 पढ़ते हैं हम जालक नियतांक। जालक नियतांक के बारे में हमने अभी पढ़ा भी था आदर्श गैस वाले टॉपिक में, या आदर्श गैस से नहीं, हमने जो मिलर सूचकांक फाइंड आउट किए थे वहां पर। यदि जालक की एक एकक कोष्ठिका, यदि जालक की एक एकक कोष्ठिका का नियतांक स्मॉल a है, हम मान करके चल रहे हैं कि एक जो जालक की एकक कोष्ठिका है उसका जालक नियतांक क्या है, स्मॉल a। तो यह दूरी स्मॉल a दो स्पर्श करते हुए परमाणुओं के केंद्रों के मध्य की दूरी होती है। यानी कि जो दो परमाणु एक दूसरे के को स्पर्श कर रहे हैं, तो दोनों परमाणुओं के जो केंद्र हैं उन केंद्रों के जो बीच की दूरी है वह आपके जालक नियतांक कहलाती है। इसको हम स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जालक नियतांक होता क्या है। तो यहाँ हम एक इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और इसकी कॉर्नर्स पे परमाणु हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से जो परमाणु है वो उपस्थित होते हैं। कॉर्नर्स पे जो परमाणु उपस्थित होंगे तो इन परमाणुओं के केंद्र, तो इन कॉर्नर्स को हम केंद्र लें तो ये दो केंद्र होंगे O और O'। इन दोनों केंद्रों के मध्य की जो दूरी है वो कहलाएगी आपके जालक नियतांक। तो हम लेकर के चल रहे हैं ये A B C D आपके पास एक स्ट्रक्चर है। इसके कॉर्नर्स पे जो है 4 परमाणु उपस्थित है। तो हम कोई किन्हीं 2 परमाणुओं की बात कर रहे हैं। 2 परमाणुओं के केंद्रों के को मिलाने वाली जो दूरी है वो कहलाती है आपके जालक नियतांक। और उस दूरी को हम लेकर के चल रहे हैं स्मॉल a। और यहाँ हमारे पास 2 परमाणु हैं, तो 2 परमाणु जो है गोलीय उपस्थिति में है, गोलीय स्ट्रक्चर में है। तो इनकी प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r हम लेकर के चल रहे हैं कि इनकी प्रत्येक की जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास स्मॉल r। तो जो जालक नियतांक स्मॉल a है, दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी वो इन दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। अतः जालक नियतांक
स्मॉल a इज इक्वल टू 2r, स्मॉल a इज इक्वल टू 2r होगी, जो कि इस तरह से है। तो हमारे समझ में आ गया हुआ कि जालक नियतांक हम किसे कहेंगे। तो जालक नियतांक दोनों जो जालक परमाणु हैं उन दोनों परमाणुओं के जो केंद्र है उन केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं एकक कोष्टिका के आयतन की, कि एक एकक कोष्टिका का आयतन क्या होगा। तो एक एकक कोष्टिका जो कि सरल घनीय एकक कोष्टिका है, उस एकक कोष्टिका का जो आयतन होगा वो क्या होगा। तो नंबर 3 पर हम बात करते हैं एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। तो आयतन को हम V वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन बराबर यदि घन की एक भुजा की का मान, भुजा की लंबाई a है तो उसका आयतन होगा AQ, और a इज इक्वल टू हम जो जालक नियतांक के रूप में लेकर के चल रहे हैं वो है 2r। तो a इज इक्वल टू 2r यहाँ रखेंगे तो 2r की पावर होल क्यूब। तो b इज इक्वल टू 2 की पावर 3, वो होगा आपके 8 r की पावर 3। तो वॉल्यूम यहाँ पर आपके पास आएगा, जो एकक कोष्टिका का आयतन है, एकक कोष्टिका का आयतन आपके पास होगा वो कितना होगा 8 r की पावर 3 के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रति एकक कोष्टिका, अगला जो हमारा बिंदु है नंबर 4, प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या पर हम बात करते हैं। सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना में कोनों पर स्थित प्रत्येक परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं से साझेदारी करता है। कितनी एकक कोष्टिकाओं से साझेदारी करता है? 8 एकक कोष्टिकाओं के साथ साझेदारी करता है। अतः प्रत्येक परमाणु का जो साझे में अगर हम योगदान की बात करें, प्रत्येक परमाणु की साझेदारी का हिस्सा फाइंड आउट करें तो वो होगा 1/8, क्योंकि एक परमाणु यानी कि एक एकक कोष्टिका जो है 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं के साथ साझेदारी रखती है, तो उसके एक परमाणु का उस साझेदारी में जो हिस्सा होगा 1/8 हिस्सा उसका होता है। इसके तो इस प्रकार जो एक एकक कोशिका है उसके हमारे पास 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है और प्रत्येक परमाणु का जो साझेदारी में हिस्सा है वो 1/8 है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका में जो परमाणुओं की संख्या है वो कितनी होगी। तो देखिए हम कह रहे हैं कि एक एकक कोशिका में जो है 8 परमाणु होते हैं। कॉर्नर्स की बात करें तो कोनों पर जो है सरल घनीय संरचना की बात करें तो उसके कोने पर 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु होंगे और प्रत्येक परमाणु की साझेदारी 1/8 होती है। तो सीधा हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या बराबर 8 × 1/8 बराबर 1, यानी कि प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या का मान कितना होगा 1।
इस प्रकार हम प्रति एक कोष्टिका सरल घनीय के लिए हम बात कर रहे थे, तो प्रति एक कोष्टिका सरल घनीय के लिए जो परमाणुओं की संख्या होगी वो कितनी होगी हमारे पास? 1। इसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, एक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन की। एक नंबर 5 पे हम चर्चा करते हैं, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन की आयतन कितना होगा परमाणुओं का? तो परमाणुओं की संख्या तो कितनी है हमारे पास? 1। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूलर, तो एक परमाणु है, और उसके आयतन की बात करें तो परमाणु जो है उसका वो गोलीय शेप में होता है, तो इसका यदि हम आयतन की बात करें तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब। और r की बात करें तो r इज इक्वल टू वो होगा हमारे पास a/2 के रूप में, क्योंकि a इज इक्वल टू 2r, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो यहाँ से r इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे तो r इज इक्वल टू a/2। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूलर तो 4/3 पाई r की वैल्यू रख दीजिए a/2 दी पावर 3। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूलर तो 4/3 पाई a की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आएगा, वो आएगा पाई a की पावर 3 डिवाइड बाई 6। तो ये हमारे पास इसका एक कोष्टिका में जो परमाणुओं का आयतन है वो होगा पाई a की पावर 3/6 के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं सरल घनीय संरचना के लिए संतुलन गुणांक की। इसके बाद हम बात करते हैं संतुलन गुणांक। तो सरल घनीय संरचना के लिए संतुलन गुणांक पर हम चर्चा करते हैं। तो नंबर 6 संतुलन गुणांक। देखिए, संतुलन गुणांक को हम कहते हैं पैकिंग फैक्टर, और किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पैकिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा वो क्रिस्टल उतना ही मजबूत होगा, या हम कह सकते हैं कि वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही मजबूत होगा। तो यहाँ पैकिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रत्येक क्रिस्टल संरचना के लिए? तो यहाँ हमें फॉर्मूले को यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले का उपयोग आगे के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का संतुलन गुणांक फाइंड आउट करने के लिए हम उसका उपयोग करेंगे। तो पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन, एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन डिवाइड बाई एकक कोष्टिका में परमाणु का आयतन डिवाइड बाई एकक कोष्टिका का आयतन।
ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एकक कोष्टिका में जो परमाणु का आयतन हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है पाई a की पावर 3/6 और एकक कोष्टिका का आयतन हमारे पास होता है a की पावर 3 के रूप में। तो यहाँ पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू पाई a की पावर 3 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई एकक कोष्टिका का आयतन वो है हमारे पास a की पावर 3। तो a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल पाई बाई 6 में 6 का भाग लेते हैं हम पाई में, तो इसका जो पैकिंग फैक्टर है वो आपके पास आएगा 0.5। तो यहाँ इसके बाद हम बात करते हैं पैकिंग फैक्टर जो है हमें एकक कोष्टिका का जो सरल घनीय क्रिस्टल है उसके पैकिंग फैक्टर की हम बात करें तो पैकिंग फैक्टर इसका आएगा 52%। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिशों की। तो अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश की यदि हम बात करें तो हमारे पास जो कोष्टिका है घनीय क्रिस्टल के रूप में है, घनीय संरचना के रूप में है। तो नंबर 7 जो 7वें नंबर का बिंदु है अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश। अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश। तो यहाँ हम स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से हमारे पास एक एकक कोष्टिका होती है घनीय संरचना के रूप में। इस तरह से हमारे पास एक घनीय संरचना के रूप में एकक कोष्टिका होती है। तो इसको हम मूल बिंदु लेकर के इस सदिश को हम a वेक्टर x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में b वेक्टर और z डायरेक्शन में c वेक्टर के रूप में हम इसे ले सकते हैं। अब जो इसके मूलभूत सदिश होंगे x डायरेक्शन में a वेक्टर दैट इज a I कैप, y डायरेक्शन में b वेक्टर b j कैप के रूप में, z डायरेक्शन में c वेक्टर c k कैप के रूप में। ये इसके जो है अभाज्य कोष्टिका के सदिश। इसके बाद अभाज्य कोष्टिका का आयतन फाइंड आउट करते हैं। जो अगला बिंदु है 8वें नंबर का वो है अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने शुरू में अभाज्य कोष्टिका के आयतन के बारे में जाना था कि a b c अगर 3 भुजाएं तो a डॉट b क्रॉस c इस अभाज्य कोष्टिका का क्या होगा आयतन। तो फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के रूप में। तो a I के डॉट b जो है यदि हम घनीय चूंकि हम सरल घनीय संरचना की बात कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। तो यहाँ हम a के रूप में ही इसको लेकर के चल सकते हैं। तो a j के क्रॉस a k के। तो a को मैं बाहर ले लूँ कॉमन तो I कैप डॉट j कैप क्रॉस k कैप इस तरह से ये बनेगा j क्रॉस I j क्रॉस k j क्रॉस k यानी कि j और k का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वो आता है I। तो a वेक्टर I कैप डॉट I कैप। तो I डॉट I समान यदि इसकी वैल्यू 1 तो सॉरी यहाँ a की पावर 3 है a की पावर 3
यहाँ करेक्शन करें a की पावर 3 a, ये a स्क्वायर a को बाहर लेंगे तो a की पावर 3 है और यहाँ पर भी वेक्टर नहीं आएगा, a की पावर 3 बनेगा। तो जो एकक कोष्टिका का जो अभाज्य कोष्टिका है उसका आयतन हमारे पास बनेगा a की पावर 3 के रूप। ये हमने आज चर्चा करी संकुलन गुणांक, समन्वय संख्या, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, एकक कोष्टिका के जो परमाणु का आयतन है, संकुलन गुणांक, अभाज्य कोष्टिका के मूलभूत सदिश और अभाज्य कोष्टिका का आयतन। तो यहाँ हमने जो है आज सिर्फ और सिर्फ सरल घनीय क्रिस्टल संरचना के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। इसी तरह से जो हमारे पास अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की इतना ही। थैंक यू।